अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खालिद रिजवी। आज मैं मेरा मौजू है जो बहुत हॉट है और बड़ा अर्जेंट है, और वो है गाज़ा इसराइल वॉर, वाइब्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। यानी गाज़ा इसराइल की जंग से तीसरी जंग अजीम का ख़दशा पाया जाता है। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ अपनी बात को। नंबर 1, लेटेस्ट अपडेट और क्यों, ऐसा क्यों हुआ, हमास ने क्यों हमला किया पहले, और उसके साथ साथ कि रोल ऑफ यूरोप क्या है, यूएस क्या है, क्योंकि सफ़ें जो है वो पोजीशनिंग अब शुरू हो गई है। क्या ये जंग अब एक बड़े जंग की तरफ जा रहा है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, जैसा कि मुशाहिद हुसैन सैयद भी अपने तबसरे में कहते हैं कि एक बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होने की तरफ है। प्रोफेसर आयशा सिद्दीक़ा भी यही कहती हैं कि अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो ये जंग एक बड़ी जंग की तरफ चला जाएगा। और उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट जो है मेरा है रूट कॉज ऑफ इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ज़रा हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना पड़ेगा आपको, क्रैश कोर्स कह लें आप, फिर बात समझ में आती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, और इसमें रूट कॉज के अंदर हम ये बताते हैं कि इसमें हिस्टोरियन हैं एलन पापे, जो कि बड़े बहादुर हिस्टोरियन है, और उनको इसराइल से मुल्क बदर कर दिया गया है। उनकी कई किताबें हैं, एथनिक क्लिनजिंग और मिथ ऑफ इसराइल करके है, और इसके अलावा द बिग प्रिजन करके कई किताबें, जिसमें सबसे अहम किताब एथनिक क्लिनजिंग ऑफ फ़लस्तीनियन, जो कि 1948 में हुआ है, और उन्होंने इसके ऊपर ख़ासा काम किया है। अच्छा, एलन पापे हैं, अहमद दीदात की डिबेट में उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और क्यों फ़लस्तीनियों के ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया है, क्यों इलीगल ऑक्यूपेशन हो रहा है। गांधी जी ने 1938 में हारीजान में इनसे पूछा गया था, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा, क्या जवाब दिया, विच वाज वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। और फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, बल्कि अभी हाल में उनके ग्रैंडसन ने भी एक बहुत बड़े लोगों के गैदरिंग के अंदर कहा था, फ्री फ़लस्तीन। उसके अलावा नंबर 3 पे आते हैं, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है जूडियो क्रिश्चियन का, किस तरह लिंक है इस सारे इलीगल ऑक्यूपेशन पे और सेटलर्स को लाने पे के सिलसिले में, कि ये इस हद तक है कि इट इज़ लिंक्ड विद इवन द एथनिक क्लिनजिंग ऑफ फ़लस्तीन। ये 3 पॉइंट्स हैं जो बड़े अहम हैं, जिसमें लेटेस्ट अपडेट तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे अहम जो है थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन लाइफ। तो मैं अब चलता हूँ नंबर 1 पे, लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आप सबको पता है कि ये 7 अक्टूबर को, सैटरडे को, ये तूफ़ान अक्सा से सिलसिला शुरू हुआ, और ये अटैक हमास ने जो किया है, जो कि इंटेलिजेंस के नाम है उनका शेमोल राफेल यरूशलमी, वो ये कहते हैं कि इस बार एब्सोल्यूट सरप्राइज़ था, और ये अचानक जो हमला हुआ है, और इसमें तकरीबन 1200 लोग उनके मारे गए हैं, और काफ़ी फ़ौजी, और फिर 150 उन्होंने क़ैद भी किया है। और जिस तरीके से उसको किया गया है, और मतलब है कि जबकि वो पूरी तरह गाज़ा जो है वो एक प्रिजन है, एक कंसंट्रेशन कैंप है, उसके अंदर से निकल के सारे हमले किस तरह उन्होंने किए, पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद तो ये एक सबसे अहम चीज़ है जिसमें कि, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो इतना ख़तरनाक हो रहा है कि जैसा कि एक राइटर हैं जोनाथन कुक, जिन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि द ब्लड ऑफ गाज़ाज ऑन द वेस्ट
उनके ऊपर होगा ये जो डायर ह्यूमन क्राइसिस हो रहा है इस वक्त। और इसमें सारे पोजीशनिंग और सफ़ें बंद गई हैं, जिसमें सारा यूरोप है, जिसमें इटली है, यूएस फ्रंट पे है, और जिसमें ब्लिंकन ये कहते हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं कि हम हर दिन आपके साथ हैं, हम सपोर्ट करेंगे, और उनका बहरी बेड़ा भी पहुंच चुका है। और नाथन याहू ये कहते हैं कि आई विल मेक इट डेजर्टेड लैंड, यानी अब कब्रिस्तान बना रहे हैं उसको। तो इसमें तकरीबन मासूम बच्चे 350 बच्चे तकरीबन शहीद हो गए, और तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोग, और एक किस्म का हर तरह की जो रसद है वो बंद कर दी गई है, यानी बिजली, पानी, दवा, खुराक, हॉस्पिटल, हस्पताल सबको तबाह कर दिया गया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ह्यूमन क्राइसिस हो चुका है, लेकिन उस जिसे रिटेलिएशन या डिफेंस कहते हैं कि ये सारी वेस्ट जो है वो इस वक्त जमा हो गया है और गैदर हो गया है, और सपोर्ट करने के लिए इज़राइल को जो ख़ुद एक माइट है, जो उनकी इंटेलिजेंस से लेके मिलिट्री पावर इतनी, उसको सपोर्ट कर रही है सारी, यानी वेस्ट जर्मनी आता है वो ये कहते हैं कि वी आर इसराइलीज़ नाउ। इसी तरह से एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूँ लेकिन मैं एक ज्यू भी हूँ। तो ये सारे जो फ्रांस, यूरोप सब इस वक्त सफ़े बांध ली इन्होंने। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लेबनान है, सीरिया है, और क्या कहते हैं ईरान है, सबसे ज़्यादा ईरान को कहते हैं। तो ये उधर से रॉकेट का उधर से हमला हो रहा है। लेकिन जहाँ तक चाइना और रशिया का ताल्लुक़ है, उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की है, और वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बार बात कहते हैं। तो ये सारी सिचुएशन इस करंट जो चल रही है, जो बहुत ही संगीन है और बड़ी मतलब है कि डायर, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आखिर सवाल ये है कि हमास ने ऐसा हमला किया क्यों। वो ये कहते हैं, जो उनका क्लू है वो यही बात है कि मस्जिद अक्सा पे सेटलर्स ने हमला किया या उसमें दाखिल हो गए, और फिर उनकी ज़िंदगियों को पिछले 75 साल से 1948 से एक तशद्दुद, परसिक्यूशन, और इतना हो गया है कि इस वक्त गाज़ा तो एक प्रिजन है, एक कंसंट्रेशन कैंप है। तो तंग आमद बजंग आमद वाली बात है। तो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये सारी सूरत हाल इसी की है। इसी के साथ हम देखते हैं कि OIC क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंट कहते हैं इसे। तो ये तो मतलब है कि सिर्फ OIC देख ही रहे हैं, और उसके अलावा तो कोई ऐसी सूरत हाल अब तक उन्होंने कोई ख़ास एक्टिव कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो इसके सिर्फ तुर्की है वो कुछ बोलता है। लेकिन बहरहाल एक इतने गाज़ा जो कि तकरीबन ये 2.3 मिलियन लोगों का इंतहाई डेंस पॉपुलेटेड था, और अब तो खैर उसको बिल्कुल डेब्रिस बना दिया गया है, और उसके लिए जो है इतनी सारी ताकतें जमा हो गई हैं, और वो पूरी तरह यानी इजराइलियों का साथ दे रही हैं। एक ये है। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि इसमें अब इसकी वजह क्या है। ये वजह हमने बता दिया कि हमास वो कहता है कि हमारे मस्जिद अक्सा, इसीलिए तूफ़ान अक्सा इसका नाम लिया है, कि हमें जो है वो उनको एक देखा जाए तो 1967 के बाद से इज़राइल ने ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाज़ा, इन सब का जो है कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। दे ट्रीट पैलेस्टीनियन एज सब ह्यूमन। तो अब सवाल ये है कि हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं और रूट कॉज पे जाते हैं कि असल रूट कॉज क्या है इसका। तो इसमें एक इस्राएली हिस्टोरियन है
पहले तो हम रूट कॉज पे पहले हम चले आते हैं और इसमें ये देखते हैं कि जब सल्तनत उस्मानिया था और उस वक्त का रिकॉर्ड ये बताता है कि 19th सेंचुरी में 1878 का रिकॉर्ड है, जिसमें बताते 87% मुस्लिम्स थे वहाँ, 10% क्रिश्चियंस और 3% जूइश। लेकिन उसके बाद जो है ब्रिटिश ने जो उनको फैसिलिटेट किया, और फैसिलिटेट करने के बाद जो है 1917 से 1937 तक सेटलर्स आते गए और उनकी एथनिक क्लिनजिंग यानी फ़लस्तीनियों की शुरू हो गई। तो 1947 में पार्टीशन राइट जो यूनाइटेड नेशन ने किया, और 1948 में जो वॉर हुआ है इसके ऊपर जो किताब लिखते हैं हमारे एलन पापे, हिस्टोरियन, जिनको मुल्क बदर कर दिया गया, और वो बहादुर इंसान, उसने ये सच्चाई जो डीक्लासिफाई किया है 1948 के डॉक्यूमेंट्स को 1998 में, कि वो जो लैंड बताते हैं कि जिस लैंड पे जो फार्मर्स थे वहाँ ये खाली लैंड के ऊपर आए हैं, ये इंतहाई झूठ है। और वो 750,000 फ़लस्तीनियों को फोर्सिबली जो है ज़बरदस्ती ज़ायनिस्ट ने जो है उन्होंने उनको बाहर किया। और फिर उसके बाद जो है उनके साथ जो एथनिक क्लिनजिंग जो भी उनकी हुई, तो ये बात था एलन पापे जो जिनकी किताब है, और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें और भी दी, द मिथ ऑफ इसराइल, द ग्रेट प्रिजन, तो ये सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो ये तो हिस्ट्री के हिसाब से जो नकबा कहते हैं पहला, इसी तरह से अब एथनिक क्लिनजिंग, अब बाकी जो बच गए हैं लोग गाज़ा में और मुख्तलिफ जगह, इनकी भी एथनिक क्लिनजिंग होगी। अब ये आगे मैं बताऊंगा कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो पीस है, अमन है, वो इससे बर्बाद हो रहा है, और ह्यूमन राइट्स की एक्सट्रीम लेवल पे इसकी जो है ना वायलेशन हो रही है। और उसके साथ मैं बताता हूँ कि अहमद दीदात क्या कहते हैं। अहमद दीदात कहते हैं कि वेस्ट का, एक जगह डिबेट में वो कह रहे होते हैं कि वेस्ट का ये ब्रेन वॉशिंग है कि ये लैंड जो है स्क्रिप्चर के हिसाब से खुदा ने उनको दिया है, यानी ब्लेस उनको किया है। भाई वो ये कहते हैं कि ख़ुद उनकी ही जेनेसिस में वो उसको क्लियर करते हैं कि उन्हीं केस में ये कुछ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़मीन के लिए ख़ुद ज़मीन को परचेज़ किया था। तो पहली बात तो ये है, तो फिर ब्लेस कैसे कर देंगे। दूसरी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दो औलादें, जिसमें इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिसे इस्माइल अलैहिस्सलाम या आइसक कहते हैं, वो 12 जगह बाइबल में इसका इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। वो सीड हैं, बताते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सीड हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये ज़मीन जो है वो इस सीड में तो इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे, तो एक किसी का मिस इंटरप्रिटेशन है, जो बल्कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि चेयरमैन बाइबल के हैं स्टीफन वाइजर, उन्होंने ख़ुद ये बात कही है कि मिस इंटरप्रिटेशन है ये सब कुछ, और जो हुआ है। तो ये वेस्ट का को भी एक किस्म का इनकी भी ब्रेन वॉशिंग है कि गॉड ब्लेस द लैंड। तो एनी हाउ आगे जाके हम गांधी जी की बात कहते हैं। वो ये 1938 के हरिजन अखबार है, उसमें उनका आर्टिकल आया, उनसे पूछा गया कि आप क्या कहते हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले के ऊपर। तो बोले इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, बट वो ये साथ साथ कहते हैं कि हम जो है यहूदी सारे हमारे साउथ अफ्रीका में सब दोस्त हैं, और मुझे बड़ी इनसे हमदर्दी है, इसलिए कि इनके साथ जो क्रिश्चियंस की दुनिया, ईसाई दुनिया ने अनटचेबल का रवैया रखा है, और जो भी कुछ वहाँ होलोकॉस्ट में हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ। लेकिन मेरी ये मोहब्बत या मेरी ये सिंपैथी जो है वो इतनी ब्लाइंड नहीं है कि ये जो है ये ख़ुद एक इनह्यूमन होगा कि इनको इम्पोज किया जाए फ़लस्तीन के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से फ्रांस फ्रेंच के लिए है, इंग्लैंड इंग्लिश के लिए है, इसी तरह फ़लस्तीन जो है वो अरब के लिए है। तो अब आप ये देखें कि सारी दुनिया में
यूरोप ने यूरोप से धुतकारे हुए ये यहूदी जो हैं वो आके जब ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया में भी फ्लॉरिश किया इन्होंने, स्पेन में भी फ्लॉरिश किया जब मुसलमानों की हुकूमत थी, और फिर उसके अलावा इन्होंने जब फ़लस्तीन में आए, लेकिन बिल्कुल वही बात हुई कि एक मेहमान आया घर में और उस मेहमान को जब जगह दी गई तो उस मेहमान ने आहिस्ता आहिस्ता पहले एक कमरा लिया, फिर दूसरा कमरा लिया, फिर तीसरा कमरा लिया, और फिर उसके बाद उस मेज़बान को ही बाहर कर दिया और अपने सपोर्ट में हथियारों के साथ, जैसे ब्रिटिश के हथियारों और उनके मिलिट्री सपोर्ट के साथ उन्होंने उसको बाहर करना शुरू कर दिया। और यही कुछ इन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ किया। अब मैं आता हूँ कि गांधी जी के तो ये है, नेल्सन मंडेला ने कहा कि अपार्थाइड जिस तरह साउथ अफ्रीका था, इसी तरह से हमारी जो मूवमेंट है उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि फ़लस्तीन जो है अपार्थाइड स्टेट से आज़ाद नहीं हो जाता। अच्छा, अब मैं एक बड़ी अहम बात ये कहना चाहता हूँ कि यानी ये कि तीसरा जो पॉइंट है, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो लिंक है किस तरीके से इनसे क्या कहते हैं, इस सारे मूवमेंट से इसकी क्या हकीकत है, और इस पे हम जरा जाते हैं। अब इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मुस्लिम ऑब्जर्वर में मेरा आर्टिकल आया है और उससे आपको कुछ बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इनका थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो किस तरह से इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इसराइल पे है। सबसे पहले तो ज़ायनिज़्म जो है बेसिकली ये स्टार्ट जो है वो क्रिश्चियन से हुआ है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट से, और जिसके ऊपर एक जगह बेंजामिन मेरा जो टाइटल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसको अटैच कर दूंगा, जो मेरा आर्टिकल है, वाई क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट सपोर्ट इसराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ फ़लस्तीन। ये मेरा रिसेंटली ये आया है आर्टिकल। तो ये शुरू में इस तरह करता हूँ कि नेतन्याहू कहते हैं, आई डोंट बिलीव द ज्यूइश स्टेट एंड मॉडर्न ज़ायनिज़्म वुड बी पॉसिबल विदाउट क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म। उसके अलावा ये आगे मैं लिखता हूँ, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म इज़ ए बिलीफ or conviction among certain Christians that the arrival of Jews to the Holy Land and the creation of Jewish state in 1948 is as per biblical prophecy and Judeo-Christian values। यानी दोनों इस वक्त इस चीज़ में मिले हुए हैं। अच्छा, अब बड़ी इसी के साथ मुझे याद आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो क्रूसीफाई भी हुए, जो इनके हिसाब से भी तस्लीस, जो हमारा यकीन है कि उनको उठा लिया गया है, वमा कतलू वमा सलबू, उनको ना सलीब पे चढ़ाया गया, ना, ये हमारा यकीन ये है। लेकिन इस सारे इसमें जो थे उस वक्त भी यहूदी जो है, जब पूछा गया था कि इस डाकू को सज़ा दिया जाए क्योंकि ईद का दिन है, जब रोमन एम्पायर के कोर्ट ने कहा तो डाकू रब को सज़ा दिया जाए या ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को। तो उनके ऊपर ये इस तरह से इनका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है, लेकिन आज वो क्यों एक साथ हैं इसकी वजह मैं बताता हूँ। इस आर्टिकल में मैंने लिखा है कि इन द लाइट ऑफ द अबव थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज द इंटरेस्ट ऑफ क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट टू पुश बैक ज्यूइश फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड and facilitate gathering as the return of Jewish correlated with the return of Jesus Christ or the second coming of Jesus Christ। ये एक चीज़ अब क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इसराइल कूफी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये पूरी दुनिया में है, और आगे जाके इसी में इनका जो कूफी का जो चेयरमैन है वो जॉन हैगिस इंटरप्रिटेशन, वो ये कहता है, एज पर जॉन हैगिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट होप्ड दैट ज्यूज would bring about the end time and Jews who did not convert would be killed. The return of Jewish is the precondition of the second coming of Jesus. It will be followed by the end time and Armageddon। तो ये इसकी तरफ एक आगे जाके मैं एक और इसी कॉलम में लिखता हूँ, sometimes before the second coming 2/3 of the Jews in the whole land
विल बी एक्सटर्मिनेटेड, यानी उनको जमा भी किया जा रहा है, जमा करने में मदद भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये एंटी क्राइस्ट होंगे तो एक्सटर्मिनेट भी कर देंगे। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। फॉर मेनी ईयर्स नाउ Christians for Israel have offered assistance to Jews to regather in Jerusalem from all over the world and hoped that Israel would bring about the end time and Jews who do not convert will be killed by the God. What kind of Judeo-Christian alliance is this? आगे जाके मैं इसको मजीद लिखता हूँ इसके ऊपर कि it is ridiculous that any religion or scripture is sufficient for the demarcation or owning land and even encourages massacre, genocide and ethnic cleansing of indigenous people like Palestine. तो ये बड़ा हैरत अंगेज मतलब है, अजीब किस्म की इनकी जो फैनेटिज्म जिसे कह रहे हैं, इनका जो जुनूनियत है और इनका जो यकीन है जिसके तहत ये दोनों मिले हुए हैं कि एक जगह गैदर भी कर रहे हैं उनको, उसमें मदद भी कर रहे हैं सेटलर्स के ज़रिए, यानी 3% से लेकर आज पूरे फ़लस्तीन पे छा गए और उनको सब ह्यूमन बना दिया है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इसका सोल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन है और डीकोलोनाइजिंग है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन कायम करे और जो हम गाज़ा में जो बेचारे शहीद हो रहे हैं लोग या इनोसेंट लोग हैं जो सिविलियंस हैं, अल्लाह खुसूसन उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमतें उन पर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।